नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रहते कहाँ पे हैं, तो ये हम यहाँ देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। आप ये पहले भी देख चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में जीवित रह सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे आइस जमी होती है, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं। इसके अलावा आपके कोई डेजर्ट है, रेगिस्तान है, या फिर मर्सी लैंड जो आपके दलदली जो एरिया होता है, मीन्स हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाते हैं। दे आर एवरीवेयर, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो वो पाए जाते हैं इनसाइड द बॉडीज, शरीर के अंदर भी, किसके, एनिमल्स के, उनमें ह्यूमंस के, मतलब हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डू यू नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स हैव बीन फाउंड सेवरल किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीम होता है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा, तो इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धरती के अंदर, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप तक भी पाए जाते हैं, सेवरल किलोमीटर बिलो भी ये पाए जाते हैं। दीज कैन सर्वाइव इवन इन वैक्यूम, और जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। वैक्यूम होता है विदाउट एयर, ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरे जीवों पर ग्रो करते हैं, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्री, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, अब यहाँ पे दिखा रखा है जो फ्री रहता है, अलोन, अकेला। वाइल फंजाई, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पहले पढ़ चुके हो। और बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, और ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। देखते हैं क्या रिलेशन है हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, उनमें से कुछ बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। वेयर एज अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, और कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मफुल हैं और हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कॉज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे फ्रेंड हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू अस इन मैनी वेज, they are useful in many food making processes like making of curd and bread, wine making, brewing, pickling etc। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, जो हम खाना बनाने में या उसको तैयार करने में यूज़ करते हैं, वो ये प्रोसेस हैं। जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, घर में हम जब दही बनाते हैं, ठीक है, तो दही बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा पहले ही आप उसे थोड़ी सी दही या छाछ उसमें ऑलरेडी जो होती है वो ही डाली जाती है, और उसके अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि बाकी मिल्क को भी कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही ब्रेड बनाने में, वाइन मेकिंग में जो वाइन बनाई जाती है, ठीक है, ब्रूइंग और पिकलिंग जो अचार वगैरह बनाया जाता है, तो इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें बेनिफिट दे रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले वाइटल रोल इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एज दे पार्टिसिपेट, जैसे कि ये पार्टिसिपेट करते हैं इन रिसाइकलिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड रिमेन्स, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन करते हैं, कोई जीव मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी बॉडी को ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रह पाता है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये मदद करते हैं, ठीक है, किसमें, सॉइल फर्टिलिटी में, जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। कैसे?
कि ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसको फिक्स करके प्लांट्स की रूट तक पहुंचाते हैं। दे हैव ऑल्सो मेडिसिनल यूज भी इनके काफ़ी होते हैं, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ स्टडी, जब स्टडी की बात करते हैं तो माइक्रोब्स आर ऑल्सो एसेंशियल टूल्स। तो ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, बहुत ज़रूरी टूल हैं, जैसे औजार होते हैं ना किसी भी कारीगर के लिए, ऐसे ही ये हमारी जो स्टडी मटेरियल है, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टूल की तरह काम करते हैं, बिना इनके हम इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो इनमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनके ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वी ऑल लव टू ईट कर्ड बट यू एवर थॉट ऑफ हाउ इट इज़ मेड। देखो आप सबको पसंद है कर्ड, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बनती कैसे है? द आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कैसे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपना प्रजनन करता है इन मिल्क के अंदर, एंड कन्वर्ट कर देता है जो मिल्क के अंदर शुगर होती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है मिल्क में, ठीक है। कौन सी शुगर? लैक्टोज, इसलिए दूध मीठा होता है। तो इस लैक्टोज शुगर को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में, दस फॉर्मिंग द कर्ड, और इस प्रकार कर्ड बन जाती है। प्रोसेसिंग ऑफ मैनी अदर फूड आइटम्स, इसके अलावा कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जैसे चीज़, पिकल, वाइन, ठीक है, ये सब भी माइक्रोब से ही बनते हैं। ईस्ट एक फंगस है, ठीक है, फंजाई का एक एग्जांपल है ईस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? प्रिपरेशन ऑफ मैनी कॉमन फूड आइटम्स। काफ़ी जो डेली यूज़ के हमारे फूड आइटम्स है वो बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, केक होगी, पेस्ट्रीज होगी, इडली, ढोकला, ये इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जो ईस्ट है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जल्दी से, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये अपना रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस टाइम ये CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज करता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही बबल्स ऑफ द गैस, जो बबल्स होते हैं इस गैस के, फिल द डॉग, जो आपका डॉग होता है उसमें ये फिल हो जाते हैं, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो आपका आपसे आटा का हो गूंदा हुआ, ठीक है, डॉग। इट मेक्स, ये बनाता है, द डॉग मोर स्पंजी, उसको और ज़्यादा स्पंजी बना देता है, एंड फ्लफ़ी, ठीक है, उसका फूला फूला सा उसका साइज हो जाता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रखी है। इसमें आपको कुछ मटेरियल लेने हैं, ठीक है, और क्या ऑब्जर्व करना है कि जब आप ईस्ट को ऐड करते हो ना, कि इसमें फ्लोर में, आटे या मैदा में, तो उसको आपको इफेक्ट देखना है, क्या प्रभाव पड़ता है। मटेरियल चाहिए आपको आधा kg फ्लोर, कुछ शुगर, गर्म पानी, ठीक है, एक लार्ज बॉल चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईस्ट पाउडर चाहिए, क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या है? टेक द फ्लोर, जो आपने फ्लोर लिया उसमें कुछ आपने शुगर ऐड करी और उसको गर्म पानी में मिक्स कर लिया, ठीक है, मतलब आपने उसको गूंद लिया, जैसे आप घर में आटा गूंदते हैं वो आपने कर लिया। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें आपने थोड़ा सा अमाउंट ईस्ट पाउडर का डाला, और नीड टू मेक ए सॉफ्ट डॉ, और आपने उसको गूंदा हुआ आटा बनाने के लिए रेडी कर लिया। उसके बाद कवर द डव विद अ क्लीन वेट पीस ऑफ क्लॉथ, तो जो क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से आपने उसको कवर कर लिया, और लीव फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के लिए आपने रख दिया। आप क्या देखते हैं? द डव अपीयर रेज्ड, तो जो गुना हुआ आटा है वो आपको रेज दिखाई देता है, मीन्स उसका जो एरिया है वो बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, वो फूला फूला सा दिखाई देता है आपको। इफ़ यू इंसर्ट योर फिंगर इनटू इट, यदि आप इसमें अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं, यू विल फाइंड इट स्पंजी, तो आप इसे स्पंजी पाते हैं, और पोरस, उसमें होल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इन द अबव एक्टिविटी ईस्ट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि जो आपने एक्टिविटी की है इसमें ईस्ट ने एक गैस रिलीज करी, कार्बन डाइऑक्साइड,
जो एक्सपेंड कर जाती है डव के साइज को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो थे यूजेज घरों में, अब आप देखोगे इंडस्ट्रीज में इनके क्या यूजेज हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे इनके क्या यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बहुत बड़े लेवल पे अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में इनका यूज किया जाता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। इस पर्पज़ के लिए यीस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर, ठीक है। जो नेचुरल शुगर होती है ग्रेन्स में जो पाई जाती है, ठीक है, जैसे बार्ले हो गया, वीट, राइस, क्रश्ड फूड जो जूस हो गए, तो ये नेचुरल शुगर है। इस शुगर के ऊपर यीस्ट को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। और जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है और उसे प्रॉपर मीडियम मिल जाता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वार्मथ द शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल और एसिड, तो जैसे ही उसको प्रॉपर वो अपना एक्टिव हो जाता है तो वो इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में या फिर एसिड में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ईस्ट नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर दे अल्कोहल या एसिड में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। आप कैसे भी इसे समझ सकते हैं। ए फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक फ्रांस का माइक्रोबायोलॉजिस्ट था लुईस पास्चर, जिसने सबसे पहले इस फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। कब किया था? इन ईयर 1857, ठीक है। लुईस पास्चर क्या है? फादर ऑफ फर्मेंटेशन आप कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी से आप इसे समझ सकते हैं। ये साइड में डायग्राम दिखा रखा है, लुईस पास्चर है ये। एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। ईस्ट की आपको फर्मेंटेशन देखनी है, किस पर? शुगर पर। तो इसके लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए। क्या मटेरियल है? एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, गर्म पानी, कप फुल ऑफ शुगर चाहिए, ईस्ट का पाउडर चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? फिल अबाउट 3/4 ऑफ द फ्लास्क, जो आपने फ्लास्क लिया उसका 3/4 एरिया आपको फिल कर देना है गर्म पानी से और उसमें शुगर को डिजोल्व कर लेना है। अब इसमें हाफ स्पून आपको ईस्ट का पाउडर इसमें डाल देना है। इसको 4 to 5 आवर्स के लिए आप एक गर्म जगह पर रख दोगे, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है। जैसे गर्मियों में 35 से 40 की रेंज का टेम्परेचर होता है ना, डिग्री सेल्सियस, वो होना चाहिए। अब आप इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे, क्या उसमें आपको कोई वॉल्यूम में कोई चेंज दिखाई देता है या कोई स्मेल वगैरह दिखाई देती है? ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो बढ़ गया है और उसमें जो स्मेल है वो अल्कोहल की स्मेल है। तो यहाँ से हमारी एक्टिविटी है प्रूव हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि जो शुगर थी वो अल्कोहल में रिलीज कर रही है कन्वर्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? ईस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है कि जो कॉनिकल फ्लास्क थे उनके ऊपर बैलून लगा दिया। जब 4 to 5 आवर्स के लिए आपने उसको रखा तो उसमें फर्मेंटेशन की वजह से गैस बनी, CO2 गैस, तो वो CO2 गैस बैलून्स में फिल हो गई और इससे बैलून्स का साइज बढ़ गया, ठीक है। इन अबव एक्टिविटी ईस्ट सेल्स आर मिक्सड विद वार्म वाटर, तो इसमें आपने क्या किया? वार्म वाटर में ईस्ट सेल को कन्वर्ट किया, ऐड किया, ठीक है, और उनको एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आपने रख दिया शुगर डालने के बाद। अब इससे क्या हुआ? दिस प्रोवाइड देम मॉइस्चर एंड वार्मथ, इससे उसको मॉइस्चर भी मिला और गर्माहट मिली। मोर ओवर द ईस्ट सेल फीड ऑन शुगर इन द मिक्सचर, तो ईस्ट सेल अपने आप को फीड करती गई शुगर के ऊपर जो कि मिक्सचर में था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती गई। जैसे ही गैस रिलीज हुई, राइज हुई, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज, तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो बढ़ गया इस गैस के रिलीज होने की वजह से। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कंफर्म, तो जो ये गैस है इसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर, जब आप इसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये CO2 गैस है या नहीं है। इसमें कैसे करेंगे? इफ़ यू कवर द माउथ ऑफ कॉनिकल फ्लास्क इन द अबव एक्टिविटी विद द अनफिल्ड बैलून, यदि आप दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि आप अनफिल्ड बैलून, ठीक है, जो फिल्ड नहीं थे, ऐसे बैलून को आपने जब
इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया, तो आपने कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर लगा दिया और उसके बाद देखते हैं कि बैलून फिल हो जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस रिलीज हुई है। और अगर आप इस गैस को पास करते हैं लाइम वाटर, तो आप देखते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लास्ट हमने रीड किया था कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ रहे हैं इनके मेडिसिनल यूज़। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज़ आपको पता है जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनमें भी इनके यूज़ होते हैं, तो वो हम देखेंगे किस प्रकार इनके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेन एवर वन फॉल्स इल, जब भी कोई बीमार हो जाता है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम और हर सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन। ठीक है, तो पता ही है आपको डॉक्टर इन चीज़ों को हमें देता है, तो उनमें एक एग्जांपल दे रखा है एंटीबायोटिक का यहाँ पे, दैट इज़ पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हमें प्रेफर की जाती है डॉक्टर के द्वारा। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती हैं, या तो उसकी डेथ कर देती हैं, ठीक है, किल कर देती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें डिजीज़ कॉज करता है, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रकार की मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या करती है एंटीबायोटिक, या तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी ग्रोथ को स्लो कर देती है, ठीक है, या फिर उसको किल कर देती है। द सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ से मिलती हैं ये मेडिसिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है, किस किस से मिल रही हैं, बैक्टीरिया से और फंजाई से। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, आर सम कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे बनती हैं, कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है, एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। और इनको यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स को वैरायटी ऑफ डिजीज़ को सही करने के लिए, क्योर करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया से हुई है, जैसे टाइफाइड ही हो गया, वो बैक्टीरिया से होता है, तो ये एंटीबायोटिक काम करती हैं, अपना असर दिखाती हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होती वायरल डिजीज़ में। जैसे आपको कोल्ड हो जाए, तो कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक्स वायरल के अगेंस्ट काम नहीं करती। ठीक है, द फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम। तो सबसे पहले जो नॉन टॉक्सिक जो हमें नुकसान न पहुंचा सके एंटीबायोटिक जो बनाई गई, वो स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम था। 1928 में उन्होंने उसे बनाया, किससे, मोल्ड से। मोल्ड क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, कौन सा, पेनिसिलम नोटेटम इसका पूरा नाम है। तो इस पेनिसिलम नोटेटम से वो हमें मिली पेनिसिलिन, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया, क्योंकि उसका जो मोल्ड है उसका नाम पेनिसिलम नोटेटम है। एंटीबायोटिक्स आर इवन यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन में यूज किया जाता है इनका, क्रॉप प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं, दे आर मिक्सड विद फीड ऑफ लिव स्टॉक। जो आपके पशुपालन वगैरह आप करते हो, तो उनके खाने में उनको मिक्स कर दिया जाता है। एंड पोल्ट्री फार्म होते हैं टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स। तो इससे ये चेक किया जाता है कि एनिमल्स को कोई इन्फेक्शन तो माइक्रोब्स के द्वारा नहीं हुआ है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, यहाँ पे भी इनका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन प्रिस्क्राइब्ड डोज एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ओनली। और एंटीबायोटिक के केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने टाइम के लिए और जिस डोज में वो हमें बताई गई है, हम उसी मात्रा में उसको लें। यदि हम उनकी ओवरडोज लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो वो हार्मफुल होता है, और यदि उनको हम अंडर डोज लेते हैं, कम लेते हैं, तो वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते। बाकी अननेसेसरी एंटीबायोटिक को लेने से भी हमें बचना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी इनका यूज करें। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है इसी के रिगार्डिंग
कि एंटीबायोटिक जो ड्रग्स हैं आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये आपको पता है, बट दे आर नाउ बिकमिंग लेस इफेक्टिव, लेकिन आजकल उनका असर कम होता जा रहा है, और डोंट वर्क एट ऑल, या हम कहें कि वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, उसका रीज़न क्या है? व्हेन एन एंटीबायोटिक ड्रग नो लॉन्गर हैज़ एन इफेक्ट ऑन ए सर्टेन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जब भी कोई एंटीबायोटिक ड्रग किसी सर्टेन बैक्टीरिया के स्ट्रेन के ऊपर काम ना कर पाए, तो हम ये कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। क्या हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब इस एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम इनको सुपर बग की कैटेगरी में रख देते हैं। किस कैटेगरी में रख देते हैं हम? सुपर बग, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हो सुपर बग के लिए हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं होती। अगर इससे कोई बीमार हो जाता है तो उसका उपचार करना, उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता। द ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर की फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और सुपर बग। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ओवर यूज, कि हम अननेसेसरी उनका यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक का। जब आप अननेसेसरी उनका यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक, जब आप पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया से बीमार हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि आप उसकी ऑलरेडी ओवर डोज ले चुके होते हैं। इन सच ए कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है? द बैक्टीरिया सर्वाइव, वो सर्वाइव कर जाता है एंड कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, और हमें हार्म करता रहता है। नेक्स्ट है वैक्सीन। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब भी कोई डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर क्या करता है? उसका एक अपना डिफेंस सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ उस माइक्रोब्स से फाइट करती हैं। ठीक है, ये समझो ये हमारी आर्मी है एंटीबॉडीज़, और जो इन्वेडर है, जो माइक्रोब है, वो हमारा दुश्मन है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, तो ये बॉडी ये ध्यान रखती है कि किस प्रकार इनसे फाइट की जाए। ठीक है, और अगर दोबारा से वही माइक्रोब्स आ जाता है तो वो जो पहले बनी हुई एंटीबॉडीज़ थी वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम में तो ये लेट बनती हैं, लेकिन सेकंड टाइम पे ये पहले ही मेमोरी सेल के रूप में हमारे शरीर में होती है, और अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से अटैक करता है तो ये बहुत जल्दी उसको डिफीट कर देती हैं। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, तो जनरली क्या करते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए कि जिस माइक्रोब से हम बीमार हो रहे हैं उसी माइक्रोब्स को लिया जाता है वीकेंड फॉर्म में, मतलब उसकी इतनी मात्रा ली जाती है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, और उसको हेल्दी बॉडी में डाल दिया जाता है, या फिर उसकी डेड सेल्स ली जाती है। तो इससे क्या होता है? जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा शरीर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ है वो फाइट करती है, किल कर देती है। ठीक है, किसको? जो अभी माइक्रोब डेड या वीक फॉर्म में हमारी बॉडी में डाले गए थे उनको। ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रहती हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और हमें उनसे बचाती रहती हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। इस प्रकार एक वैक्सीन काम करती है। ठीक है, तो वैक्सीन्स क्या हैं? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जो कि शरीर में डाले जाते हैं, और इससे क्या बनती है हमारे शरीर में? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। द फर्स्ट वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, ये सबसे फर्स्ट वैक्सीन थी, और इसको जो बनाया था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे हमारे, एडवर्ड जेनर। ठीक है, 1798 में इन्होंने इसे बनाया था, और इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारा फाइट कर रहा था बाहर के माइक्रोब से, इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, डिजीज लाइक पोलियो, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। तो ये जो बीमारियां हैं वैक्सीनेशन से सही हो जाती हैं।
ठीक है। बचपन में एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, आप पोलियो की ड्रॉप पीते हैं, तो जो पोलियो की ड्रॉप आप पी रहे हैं ना, वो भी एक वैक्सीन ही है। ठीक है। तो बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की उपजाऊ शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है। तो ये जब प्लांट्स के पास पहुँचते हैं या सॉइल में पहुँचते हैं, तो उनके रूट के साथ ये एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं और बायोलॉजिकल अपना काम ये करते हैं। ठीक है। कोई केमिकल वगैरह यहाँ पे नहीं होता। तो ये जो डाले जाते हैं माइक्रोब्स, इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, इनको एक अलग नाम दिया गया है, कॉमेंसल्स। क्या? कॉमेंसल्स। कॉमेंसल्स क्या होते हैं, मतलब दो ग्रुप होंगे यहाँ पे। ठीक है। दो अलग अलग, आप कहें दो अलग अलग स्पीसीज होंगी लिविंग सिस्टम की, और वो दोनों रहेंगी साथ, और साथ रहने पे क्या होंगी, वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करेंगी। ठीक है। गिव और टेक करेंगी, गिव भी करेंगी, कुछ उसे देंगी भी और कुछ उससे लेंगी भी। तो दोनों ही क्या होती है, फ़ायदे में रहती है। इसे हम कहते हैं कॉमेंसल। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है। और हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अब इसने हमें फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन इसकी एवज में वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन भी हमारी बॉडी से ही लेता रहता है। ठीक है। तो इन्हें हम कॉमेंसल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये भी आपको पता है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं ये। ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है। और देखें यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक वो होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। जो टॉयलेट का सीवेज होता है ना, उसको साफ़ किया जाता है, तो उसमें एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका बहुत रोल होता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो वेस्टेज है उसको ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं हम, तो उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। इस प्रकार से आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और यही पता है कि आपको जो कंपोस्ट होता है, ठीक है, खाद बनाई जाती है, वो भी इनकी हेल्प से बनाई जाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नेक्स्ट, ये हम देखेंगे। अब ये हार्मफुल कैसे हैं, अभी आपने देखा था कि ये किस प्रकार हमें बेनिफिट देते हैं, अब हम देखेंगे कि हार्मफुल कैसे हैं। तो ये हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी होते हैं काफ़ी सारे तरीक़ों से। कैसे? एक तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं इंसानों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है। और जो भी माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करता है उसको हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं हम? पैथोजन। ठीक है। इसके अलावा और ये क्या करते हैं, अपने फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं। तो ये इसके कुछ हार्म्स हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, की कौन से हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है। या तो एयर के थ्रू जब हम ब्रीथ करते हैं, या फिर वाटर के थ्रू जो हम पानी पीते हैं, या हम फूड के थ्रू जो हम खाना खाते हैं। अब ये ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिट मतलब पास हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाना। डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, जैसे हम किसी हैंड शेक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ठीक है। या फिर थ्रू एन एनिमल, या जिन एनिमल्स के कांटेक्ट में हम आते हैं, जैसे हमारा घर में डॉगी हो गया, बफेलो होगी, तो इनके थ्रू भी हम तक ये पहुंच जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ जो होती हैं, जो माइक्रोब से जो डिजीज़ होती है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन वो जो बीमार हो चुका है या जिसके ऊपर इन्फेक्शन आ चुका है, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, तो वहाँ से हेल्दी पर्सन के पास ये पहुँचते हैं। कैसे? या तो एयर से, फूड से, या वाटर से, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से। तो इन बीमारियों को जो इस प्रकार पहुँच जाती हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है। जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो जाए उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका एग्जाम्पल है कॉलेरा। ठीक है। कॉमन कोल्ड जो जुकाम होता है, चिकन पॉक्स, टीबी। ठीक है। ये कुछ ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाती हैं। अब कॉमन कोल्ड जो होता है एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो माइक्रोब से होती है।
तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, ही स्प्रेड थाउजेंड्स ऑफ पैथोजन, तो बहुत सारे पैथोजन्स को हवा में छोड़ देता है। किस रूप में? फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। व्हेन दीज पैथोजन, जब ये पैथोजन किसी हेल्दी इंसान के अंदर उनके शरीर में पहुंच जाते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, जब वो सांस लेता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ऐसे ही देयर आर सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी होते हैं जो कि डिजीज कैरिंग कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई होगी घर में, मॉस्किटो हो गया, ठीक है, कैरियर का काम करते हैं। ये उन माइक्रोब्स को पास कराने का काम करते हैं, एक इंसान से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। द फ्लाइज, जैसे मक्खियों की बात करें, ये गार्बेज गंदगी के ऊपर बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठती हैं, तो जैसे ही ये वहाँ बैठती हैं तो पैथोजेंस इनकी बॉडी पे चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। और जब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड, जो आपका खाना कवर नहीं होता, उसके ऊपर बैठती हैं तो पैथोजेंस को वहाँ पे रिलीज़ कर देती हैं। इस प्रकार जब भी हम उस कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड जो ख़राब हो गया है या जो दूषित हो गया है, जब भी हम उस खाने को खाते हैं तो हम सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है कैरियर का, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। एक मॉस्किटो है ये एनोफिलीज, इसका नाम है एनोफिलीज। ये क्या करती है? फीमेल है ये, ठीक है, मेल नहीं है, फीमेल है। ये पैरासाइट्स को कैरी करती है। कौन से पैरासाइट को? जो मलेरिया फैलाता है, इसकी बॉडी में रहता है वो पैरासाइट जो मलेरिया फैलाता है। तो जो फीमेल एडीज इजिप्टी जिसका नाम है, ठीक है, या फिर एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो कैटेगरी हैं, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये मॉस्किटो, ये क्या करती है? डेंगू और चिकनगुनिया या फिर जीका वायरस को पास करती है, उसके लिए कैरियर का काम करती है, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, ये एडीज इजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस जो आपका मॉस्किटो है वो यहाँ पे कैरियर का काम करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में इनको ले जाने का काम करता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? टू कीप अवे मॉस्किटोज इज नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, कि कहीं भी पानी को ना रुकने दें, कहीं भी पानी ना खड़ा होने दें। और स्टैगनेंट वाटर, वही रुका हुआ पानी होता है, बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, यहीं पर जो मॉस्किटो है ब्रीड करते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन शुड कीप, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी सराउंडिंग है वो साफ़ रहे और ड्राई